नमस्कार, आपको स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा में अपराध पर जोरदार प्रहार करने का काम मनोहर सरकार ने किया है। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं, तो वहीं पुलिस का डर अब अपराधियों में भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस ने क्राइम पर चोट करने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मनोहर सरकार हरियाणा को अपराध मुक्त करने के लिए गंभीरता से कदम उठा रही है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में अपराध पर कड़ा प्रहार हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया। अब हरियाणा में बढ़ते गैंगस्टर कल्चर को खत्म करने के लिए सरकार हरकत में आ गई है। हरियाणा पुलिस ने अब 3 लेयर की प्लानिंग तैयार कर ली है। प्लानिंग के तहत गैंगस्टर व शूटर की पहचान करने से लेकर उन पर एक्शन करेगी। यही नहीं, गैंगस्टर्स के फॉलोअर को भी पुलिस दबोचेगी। हरियाणा पुलिस ने 3 लेयर प्लानिंग की है। इसमें सबसे पहले फोकस रहेगा गांव पर। पहली लेयर में गांव पर फोकस किया गया है। इसमें हर गांव में ग्राम प्रहरी के रूप में एक कांस्टेबल की तैनाती की जाएगी, जो दिन की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। वो गांव के अपराध में संलिप्त युवाओं की पहचान करेगा और उसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजेगा। मुख्यालय में ऐसे युवाओं की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी। दूसरी लेयर में राज्य के शूटरों पर फोकस रहेगा। इस लेयर के तहत राज्य का हर युवा चिन्हित किया जाएगा जिसने कभी भी गोली चलाई है। राज्य भर में ऐसे युवाओं की पहचान कर लिस्ट बनाई जाएगी। साथ ही उनका बैकग्राउंड भी पुलिस खंगालेगी। रिपोर्ट में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि युवा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज है या नहीं। तीसरी लेयर के तहत सोशल मीडिया पर फोकस पुलिस की तरफ से किया जाएगा। इस लेयर में क्रिमिनल्स और गैंगस्टरों को फॉलो करने वाले युवाओं को पुलिस चिन्हित करेगी। यदि कोई युवक इनके सोशल मीडिया पोस्टर पर कमेंट या लाइक करता है तो पुलिस के टारगेट पर आ जाएगा। उसकी पहचान कर रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। अभी बड़ी वारदात के बाद पता चलता है कि हरियाणा के युवा शूटर या गैंगस्टर बन चुके हैं। इसके बाद उनकी अपराध की दुनिया से वापसी संभव नहीं हो पाती। पुलिस इस प्लानिंग से उन्हें शुरुआत से ही पहचान कर अंकुश लगाएगी। ऐसे में शूटर या गैंगस्टर की नई खेप को रोका जा सकेगा। पुलिस का डर युवाओं पर होगा तो वो अपराध की दुनिया की ओर कम आकर्षित होंगे। वहीं पुलिस के पास अपराधियों का ग्राउंड लेवल का डेटा तैयार होगा। इसमें कोई क्राइम होने पर क्रिमिनल्स की चेन तोड़ने में आसानी मिलेगी। वहीं हरियाणा पुलिस अब अपराधियों के लिए ऐसी प्लानिंग बना रही है जिससे अपराधियों की कमर ही टूट जाएगी। दूसरे राज्यों के एक्टिव हरियाणा के गैंगस्टर्स अब चिन्हित किए जाएंगे। हरियाणा पुलिस क्रिमिनल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाएगी। सिस्टम के जरिए गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स का खुफिया डेटा तैयार होगा। क्रिमिनल्स के सोशल मीडिया हैंडल पर भी नजर रखने की प्लानिंग की गई है। साथ ही हरियाणा पुलिस दूसरे राज्यों से भी मदद लेगी। इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। दूसरे राज्यों में हरियाणा के एक्टिव अपराधी और गैंगस्टर्स की लिस्ट ली जाएगी और साथ ही स्थानीय जानकारी के साथ ही संयुक्त डेटा तैयार किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पत्रकारों से बातचीत में साफ कर चुके हैं कि अपराध को कतई पनपने नहीं देंगे। चलाने की कोई तैयारी? हमने अभी जैसे आपने देखा ऑपरेशन आक्रमण 3 इसका जो अभियान चलाया था हजारों की संख्या में और एक ही दिन में जो छापे लगे थे
और लगभग 1900 समथिंग थे। उसके अंदर कई लोगों को पकड़ा भी था, जो वांछित इस प्रकार के अवांछित जो तत्व थे उनको भी हमने घरों से पकड़ा है, जो पीओस थे उनको पकड़ा है, और ऐसा जो असला है इलीगल असला वो भी पकड़ा है। तो हम लगातार इस पर अपना नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी गलत आदमी को पनपने नहीं देंगे, और जो लोग अपराधी किस्म के हैं उनको कैसे काबू किया जाए। गन लाइसेंस है उनको देखते हैं हम कि शादियों में चला रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। पंजाब में बड़ी कार्रवाई हुई है, किसी तरीके से कोई रिव्यू किया जाएगा इस तरीके की चीज को हरियाणा में भी, कि उनको अंकुश लगाया जाए इस तरीके से जो गलत तरीके से जो लाइसेंसी हथियार है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो भी इस प्रकार के गलत काम को बढ़ावा देने के लिए जो गतिविधियां हैं उसको चेक करना हमारा काम हम जरूर करें। वहीं पुलिस भर्ती को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सरकार का पक्ष साफ किया। कोर्ट के डिसीजन के कारण से वो सारा डिले हो रहा है, और हरियाणा पुलिस की भर्ती हमने अपनी ओर से तो रिजल्ट भी निकाल दिया है, लेकिन कहीं उसके ऊपर स्टे लगा दिया कोर्ट ने। जो उसका न्यूट्रलाइजेशन का एक मुद्दा है जो अभी जज सुन रहे हैं। बीच में कोई घटना हो गई थी कि वहां का कोई अंदर सुनवाई के समय का वीडियो जो है वो बाहर आ गया, और वो सारा उसमें कोई कठिनाई आ गई, लंबा चल गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका हल हो और हम उसकी ज्वाइनिंग कराएं। ये सरकार की ओर से विषय नहीं है, कोर्ट की ओर से। बच्चे कह रहे हैं कि एजी साहब थोड़ा सा नहीं, एजी साहब को हमने कहा है, एजी साहब को कहा है कि वो स्वयं चाहे व्यक्तिगत बात भी करनी पड़ती है तब भी करें। और मैंने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर कोई लगता है कुछ मानो कहीं अंतर पड़ सकता है रिजल्ट में, तो कुछ प्रतिशत रोक करके बाकी ज्वाइन कराएं। हमने निवेदन ये भी कोर्ट को किया है कि सबका ज्वाइनिंग नहीं भी देनी है तो 5% 10% रोक करके भी करा लेते हैं, ताकि कहीं रिजल्ट में अदल बदल करने से कुछ 10-20 बच्चों का अंतर भी आ जाए तो उसके अंदर पूरा हो सकता है। अन्यथा हम ज्वाइन कराने के लिए तैयार हैं कि जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसका फॉलोआउट जो भी होगा उसके हिसाब से भी बाद में निर्णय ले सकते हैं। तो लेकिन अभी कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है, मुझे लगता है जल्दी दे देंगे। इसके अलावा हरियाणा पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी पुलिस कमिश्नरों और एसपी को निर्देश मिले हैं कि टारगेट किलिंग में शामिल क्रिमिनल्स के बारे में खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए तुरंत एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाए। इसके अतिरिक्त गांव व कस्बों में ऐसे सभी तत्वों के बारे में जानकारी एकत्र की जाए जो दूसरे राज्यों में एक्टिव हैं। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो राज्य भर में नशीले पदार्थों की तस्करी और गैंगस्टर गतिविधियों में संलिप्त बड़ी मछलियों की पहचान करके मादक पदार्थों की रोकथाम व आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए एक रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी बनाए। कुल मिलाकर हरियाणा अब अपराध मुक्त होने की ओर है। पिछले कुछ समय में जो कार्रवाई हरियाणा सरकार की तरफ से अपराधियों के खिलाफ की गई है उसने अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है। और प्रदेश में 42 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी ऐसी चिन्हित की गई हैं जो टैक्स देने के योग्य हैं। राज्य सरकार ने इन सभी प्रॉपर्टी की आईडी बना दी है और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कई अहम जानकारियां साझा की। हरियाणा का शहरी स्थानीय निकाय विभाग प्रॉपर्टी टैक्स से मालामाल होने वाला है। प्रदेश में 42,70,000 प्रॉपर्टी ऐसी चिन्हित की गई हैं जो टैक्स देने योग्य हैं। प्रॉपर्टी सर्वे के दौरान 12 लाख नई प्रॉपर्टी सामने आई हैं। राज्य सरकार ने इन सभी प्रॉपर्टी की आईडी बना दी है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रॉपर्टी आईडी बनने की वजह से अब हरियाणा को केंद्र सरकार से उचित ग्रांट भी मिल सकेगी। बाकी राज्य अपने यहाँ प्रॉपर्टी आईडी नहीं बना पाने के कारण केंद्र की ग्रांट से वंचित हैं। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग ने सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया है, क्योंकि उन्हें अब अनुदान तभी मिलेगा जब सभी नागरिक निकाय अपनी प्रॉपर्टी डेटाबेस को ऑनलाइन कर सकेंगे। भारत सरकार का आर्थिक मंत्रालय राज्यों के नागरिक निकाय स्वयं के स्तर पर आर्थिक संसाधन जुटाए, इसके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करना अनिवार्य करने जा रहा है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और शहरी निकाय विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव अरुण गुप्ता ने
मंगलवार को प्रॉपर्टी सर्वे करने वाली राजस्थान की कंपनी को न केवल क्लीन चिट दे दी बल्कि उसकी पीठ भी थपथपाई। मंत्री ने कहा कि कंपनी ने प्रॉपर्टी सर्वे ठीक किया है। कई बार लोग सहयोग नहीं करते। शुरुआत में उन्होंने टैक्स बचाने की नियत से अपनी वास्तविक प्रॉपर्टी को कम लिखवाया, लेकिन बाद में वह तमाम तरह की अशुद्धियां ठीक कराने लगे। कंपनी के साथ सरकार के अनुबंध में यह प्रावधान है कि कोई सर्वे 100% सही नहीं हो सकता, इसीलिए 5% त्रुटियों की छूट कंपनी को अनुबंध के दौरान दी गई थी। डॉक्टर कमल गुप्ता ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में प्रॉपर्टी सर्वे में जो त्रुटियां सामने आई हैं, उनका मुख्य कारण यह है कि प्रॉपर्टी मालिक अपनी सभी सूचनाएं अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में दर्ज सूचनाओं के अनुसार दर्ज कराना चाहते हैं। सर्वे एजेंसी ने टेंडर शर्तों के मुताबिक मौके की स्थिति के अनुसार डेटा कलेक्ट किया था। एनडीसी पोर्टल पर डाटा अपडेट करने की जिम्मेदारी शहरी निकायों की है। ये काम निरंतर चल रहा है। एक बार एनडीसी पोर्टल पर डेटा अपडेट होने के बाद अगले 50 साल तक किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। शहरी निकाय मंत्री के अनुसार प्रॉपर्टी के नाम और एरिया में अब शपथ पत्र से ही संशोधन करवा सकेंगे। नई रजिस्ट्री और पुराने डेटा में संशोधन कराने 31 मार्च 2023 तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों में 3000 पदों पर शीघ्र ही भर्ती की जाएगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी जा चुकी है। डॉक्टर कमल गुप्ता चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फायर के 2000 पदों व निकायों में अन्य श्रेणियों के 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियरों व एसडीओ की सेवाएं लेने के लिए मामला प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि श्री माता मनसा देवी परिसर के आसपास के क्षेत्र को पवित्र स्थल घोषित करने का निर्णय भी लिया गया है। इस क्षेत्र में मांस मदिरा की दुकानें वर्जित होंगी। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में हाउस टैक्स ब्याज माफी योजना के तहत संपत्ति मालिक या किराएदार 31 दिसंबर 2022 से पहले सभी देय संपत्ति कर जमा करवाकर योजना का पूरा लाभ उठाएं। इस योजना के तहत देय हाउस टैक्स राशि पर पूरा ब्याज माफ किया जा रहा है। डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि सर्वे के दौरान 2237 कॉलोनियां अवैध मिली। इनमें शहरी निकाय द्वारा 1409 कॉलोनियों को नियमित करने हेतु प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के माध्यम से इन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए आवेदन मांगे हैं। 20 साल जिनको हो गए, जिनके पास दुकानें हैं, किराए पर हैं, तो उनको मालिकाना हक देने की बात की। तो उसमें भी जो हमारे पास एप्लीकेशन आई वो 7077 थी और उनमें से 1761 एप्लीकेशंस को हमने अप्रूव किया और 1304 एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट की और 4012 एप्लीकेशंस हैं वो अंडर प्रोसेस है। उसमें कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई चीज रह गई तो उसको हम पूरा करके उनको भी हम स्वामित्व हक देने का काम करेंगे। ये काम प्रोग्रेस पे है। तीसरी बात, एडवर्टीजमेंट पॉलिसी। ये भी हमने एक पॉलिसी बनाई और हमने उन साइट्स को नेट पर डाला, उनके लिए बिडिंग को इनवाइट किया। तो ये काम भी प्रोग्रेस में है। इसमें लगभग 65 पार्टिसिपेंट्स आए और 342 साइट्स के लिए आए और इसमें 197 जो हैं वो ऑक्शन, ई ऑक्शन हुई। तो इसमें जो हमें 42 जगह से जो एक्सपेक्टेड इनकम थी वो 2.3 करोड़ पर एनम की थी, लेकिन हमें जो उनसे आई आमदनी, मतलब जो ऑक्शन के बाद जो हमारी कैलकुलेशन थी वो 5.92 करोड़ पर एनम की थी। और अभी तो ये बहुत थोड़ी साइट्स हैं। पूरी साइट्स को हम जब प्रोसेस में ई ऑक्शन कर देंगे तो इसमें भी हमें काफ़ी लाभ होगा और डेवलपमेंट का ये हिस्सा बनेगी ये इनकम। फिर एक और जो पायलट प्रोजेक्ट था वो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज का था। पूरे प्रांत में बहुत सारी कॉलोनियां अनऑथोराइज्ड बनी, किसी ना किसी वजह से बनी। अब उनमें लोग भी रहने लगे
अब लोग रहने लगे तो रोटी कपड़ा और मकान, ये सरकार का दायित्व है कि किसी तरीके से उनको रेगुलराइज करके उनको भी गवर्नमेंट की सहायता मिले। तो उसमें कई प्रकार के नियम बने। पहले नियम बना कि जो 75% बन गई, फिर नियम बना 50% बन गई। तो हमने उन नियमों में काफ़ी रिलैक्सेशन करके हमने कहा कि 25% बनी तो भी ठीक, 50% बनी तो भी ठीक, 75% बनी तो भी ठीक। और हमने एक चिट्ठी निकाली कि जो भी अपनी कॉलोनी या कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपनी कॉलोनी को रेगुलराइज करवाना चाहते हैं तो वो हमें अप्लाई करें। तो ऐसी एप्लीकेशन हमारे पास यूएलबी की 2237 आई, 2237। और इनमें से हमने कहा कि भी अपनी अपनी जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है या जो कमेटीज हैं वो रिजोल्यूशन पास करके भेजें। डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि सरकार ने शहरों में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पार्किंग के लिए मार्किंग करने का निर्णय किया है। इससे शहरी क्षेत्रों में जाने वाले लोग निर्धारित स्थान पर गाड़ी की पार्किंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों, बैंक, स्कूल आदि सार्वजनिक स्थलों पर भी गाड़ियों की पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर मार्किंग का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, रोहतक, हिसार, पंचकुला, सोनीपत, मानेसर और अंबाला सहित कुल 11 नगर निगमों में 1,20,000 दोपहिया व 4 पहिया वाहनों को खड़ा करने के लिए स्थानों की मार्किंग करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। कुल मिलाकर शहरों की तस्वीर बदलने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से बेहतरीन काम किया जा रहा है। और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ विजिलेंस विभाग के प्रेषित मामलों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार पिछले 8 सालों में मनोहर सरकार ने करने का काम किया। इसी को लेकर सरकार की तरफ से विभागों में डिजिटलीकरण पर जोर दिया जा रहा है। एक तरफ जहां हरियाणा सरकार सख्ती के साथ साथ ये संदेश दे रही है कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं होगा, तो प्रशासनिक स्तर पर भी भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ विजिलेंस विभाग द्वारा विभागों को प्रेषित मामलों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि साल 2018 से अब तक ऐसे मामले जिनकी जांच केवल सीवीओ से करवानी अनिवार्य होती है, उससे संबंधित विभिन्न विभागों में 195 मामले लंबित हैं। इसके अलावा विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में 118 मामले लंबित हैं। सभी विभाग ऐसे मामलों पर अपने स्तर पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना सुनिश्चित करें और सरकार को रिपोर्ट सौंपें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विजिलेंस की ओर से 4 प्रकार की शिकायतें विभागों को भेजी जाती हैं। पहली शिकायतें वो होती हैं जिन पर संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव मामले की गंभीरता के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्णय ले सकते हैं। दूसरी तरह की शिकायतें जिनकी जांच केवल सीवीओ से करवानी अनिवार्य होती है। और तीसरी शिकायतें विभागीय स्तर पर मामलों की जांच के मामले में की जाने वाली कार्रवाई की एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजना। इसके अलावा चौथे प्रकार की शिकायत की अगर बात करें तो इसमें विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर सतर्कता विभाग की स्वीकृति के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई शामिल है। ऐसी सभी श्रेणियों में विभागीय अधिकारी अपने स्तर पर त्वरित कार्रवाई करना जारी रखें। मुख्य सचिव ने कहा, कुछ मामलों में राज्य सतर्कता ब्यूरो की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के आधार पर विभागों को आगामी कार्रवाई जैसे विभागीय कार्रवाई, जुर्माना लगाना इत्यादि सुनिश्चित करना होता है, क्योंकि एसबीवीपी की रिपोर्ट सतर्कता विभाग व मुख्यमंत्री से अनुमोदित होती है। इसलिए ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिलता था कि कुछ अधिकारी विभागों से ऐसे मामलों को दबा लेते थे,
और कई मामलों में आगामी कार्रवाई करने में देरी करते थे। लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार मामलों की समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री स्वयं भी ऐसे मामलों की समीक्षा करते हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो, इसके लिए सभी विभागों को अथक प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये बेहद गंभीर विषय है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार विजिलेंस विभाग को मजबूत कर रही है। विभागों में मामलों की जांच के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, केंद्रीय और स्टेट सर्विस में रहे अधिकारियों को लगाया जाएगा। इसके लिए मापदंड तय कर लिए गए हैं और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा चुका है, जो सीवीओ के लिए अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। इसके अलावा डेप्यूटी सीवीओ भी लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, सीवीओ को संबंधित विभाग से बाहर भी स्टाफ चुनने का अधिकार होगा, ताकि जांच या कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से पूरी हो। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासनिक सचिवों के पास ये एक अत्याधुनिक टूल है, जिससे वो निरंतर ऐसे मामलों की निगरानी कर सकते हैं। इसीलिए सभी प्रशासनिक सचिव समय समय पर अपने विभागों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जिस पर विभाग उपरोक्त 4 प्रकार के मामलों में एक्शन टेकर रिपोर्ट अपलोड कर सकेंगे। इससे रियल टाइम डेटा उपलब्ध होगा कि किस विभाग में किस स्तर पर कोई कार्रवाई लंबित है। कुल मिलाकर तमाम अधिकारियों को यह साफ किया गया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार राज्य सतर्कता ब्यूरो को मजबूत कर रही है। विभागों में मामलों की जांच के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी भी नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इतना ही नहीं, जिन विभागों में ऐसे मामले लंबित पड़े हैं, उन पर विभाग जल्द से जल्द कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। और हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने और उसमें सुधार करवाने के लिए 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को अलग अलग जिलों में कैंप लगाए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है, खासतौर पर गरीब वर्ग को। हालांकि पीपीपी के कार्ड बनने के समय इसमें कुछ त्रुटियां भी सामने आई और इसे लेकर राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने और उसमें सुधार करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कैंप आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा आमजन की परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान व डेटा सत्यापन करने के लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग व फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी हरियाणा परिवार नियोजन प्राधिकरण के माध्यम से शुक्रवार 16 दिसंबर, शनिवार 17 दिसंबर और रविवार 18 दिसंबर को विशेष कैंप अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। गुरुग्राम की अगर बात करें तो 250 जगहों पर अलग अलग स्थानों पर ये कैंप लगाए जाएंगे। इसकी जानकारी उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने दी। उन्होंने बताया कि इन कैंपों में परिवार पहचान पत्र से डेटा से संबंधित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इन विशेष शिविरों के आयोजन के लिए जिले में अलग अलग स्थानों पर बूथ बनाए गए हैं। ये शिविर अटल सेवा केंद्र के अलावा सामुदायिक केंद्रों, राजकीय विद्यालयों, बूथों और ग्राम सचिवालयों में लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैंप में सभी परिवारों को हस्ताक्षरित परिवारों में बदलना, एफआईडीआर में मौजूद नहीं व गलत तरीके से मैप किए गए नागरिकों परिवारों के डेटा को कैप्चर करना, सत्यापित की स्थिति वाले पर सभी परिवार के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र अपलोड करना, पीपीपी डेटा का सुधार, हरियाणा में रहने वाले परिवारों का पंजीकरण जो एफआईडीआर में नहीं है, एफआईडीआर में नॉट ट्रेसेबल के रूप में चिन्हित परिवारों का सत्यापन करना आदि कार्य किए जाएंगे। हालांकि डेटा में सुधार की अगर बात की जाए तो आय को छोड़कर सभी सुधार किए जाएंगे। कैंप में स्थानीय ऑपरेटर, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, एफपीएस मालिक, बिजली मीटर रीडर, सहायक, लाइनमैन, सक्षम युवा की देखरेख में कार्य किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र में 16, 17, 18 दिसंबर को गुरुग्राम जिले में 236 जगह पे
कैंप लगाए जाएंगे। और हमने 10 और 11 दिसंबर को भी ये कैंप लगाए थे। इसमें काफ़ी लोगों ने अपने जो करेक्शन है, कोई त्रुटियां हैं उनके परिवार पहचान पत्र में या फिर उनके परिवार पहचान पत्र में अपडेशन नहीं हुआ है, वो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। और 16, 17, 18 को पूरे ज़िले में जो 236 जगह है, और हम कल तक शायद इसमें 20 से 25, 30 जगह भी हम ऐड करें ताकि 250 से ऊपर कैंप हमारे लग सकें। इन कैंपों का जो मेन उद्देश्य है वो है कि आपके परिवार पहचान पत्र में किसी भी तरह की त्रुटि है या आपको करेक्शन कराने हैं, वो आप करेक्शन करा सकते हैं। सिर्फ इनकम वेरिफिकेशन के करेक्शन को छोड़ के बाकी सभी तरह के करेक्शन इन कैंपों में किए जाएंगे। और जो ये कैंप्स हैं वो ग्राम स्तर में, पंचायत स्तर पे लगाए जा रहे हैं। और जो शहर है, शहर में वार्ड, बूथ और कम्युनिटी सेंटर्स या फिर जो भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और उसकी जो सूची है वो हमने जिले की तैयार कर ली है, वो आपके साथ साझा भी की जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से भी, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी, ताकि जो भी नियर बाई अपना कैंप है, जिसका डाटा उस कैंप में है, वो जाके अपना ठीक करा ले। लोगों को सर अवॉइड करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन के? इसके लिए, कैंपों के लिए हमने जो सूची है, सूची को जो भी मौजूद व्यक्ति हैं गाँव में, जैसे नए सरपंचेज हैं, ग्राम सचिव हैं, शहरी क्षेत्र में जैसे पार्षद साहिबान हैं, पुराने पार्षद साहिबान हैं, और भी जो सोशल लाइफ से जुड़े हुए व्यक्ति उनको शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा प्रेस से, हमारे डीपीआर के माध्यम से भी हम इसको शेयर करेंगे। सोशल मीडिया पे, ट्विटर और फेसबुक हैंडल पे भी हम जो लिस्ट है पूरे कैंपों की, वो हम साझा करेंगे। अभी भी कुछ लोग हैं जो इस तरफ नहीं अपना कदम रख पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको क्या मैसेज कन्वे करेंगे? इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि परिवार पहचान पत्र खासकर शहरी क्षेत्र में, एमसीजी और एमसीएम के एरिया में परिवार पहचान पत्र का जो एनरोलमेंट है वो थोड़ा कम है, कुछ क्षेत्रों को देखा जाए तो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर से, या आप खुद स्वयं भी, या फिर जो भी हमारा पीपीपी ऑपरेटर है, या जो हमारा सरल केंद्र है, विकास सदन है, यहाँ पे अपना पीपीपी बनवा लें, ताकि आने वाले समय में जो भी सरकार के लाभ हैं, चिरायु कार्ड है या फिर छात्रवृत्ति है, इनकम सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ें जो हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं, और मैरिज रजिस्ट्रेशन है, तो आप अगर अपना परिवार पहचान पत्र एनरोल कर लेंगे तो आपको भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक आपका जो डाटा है वो सुरक्षित रखा जाता है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई वो नहीं है कि हमें डाटा देने से कोई हिचकिचाहट है या कोई ऐसे इश्यू है। तो मैं सभी नागरिकों से अपील करूंगा गुड़गांव के कि अपना परिवार पहचान पत्र जरूर बनवाएं। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में शुक्रवार 16 दिसंबर, शनिवार 17 दिसंबर और रविवार 18 दिसंबर को ये विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें जो भी त्रुटियां परिवार पहचान पत्र में हैं, उन्हें लाभार्थी दूर करवा सकते हैं, जिससे कि भविष्य में सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ उन्हें बिना किसी परेशानी के मिल सके। तो हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।